हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ओम्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल एंड रजिस्टर के बारे में एंड नोडल एनालिसिस के थोड़े से पॉइंट, नोड ब्रांच मेश क्या होता है, ये सब लिखवा दिया था। और मैंने आपको समझाया भी बहुत अच्छे से था कि आप केवीएल कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, आप केसीएल कैसे यूज़ करेंगे। आई होप कि आप क्वेश्चन तो लगा ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि आपको क्वेश्चन मैंने जितना पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, आप बस क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के उसमें से लगा लीजिए जो जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं। कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कमेंट में भेज दीजिए, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको कोई भी डाउट हो उसे दूर कर सकूं। तो देखिए दोस्तों, अभी पीजीसीआईएल का फॉर्म आया है, अभी परसों ही आया है। तो उस फॉर्म को आप ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि अभी परसों ही पेपर हुआ है और उसी दिन दूसरा फॉर्म आ गया है। तो हमें जो लोग वो पिछला पेपर जो दे के आए हैं अभी कल परसों में, उन्हें तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस टाइप का पेपर आता है। तो थोड़ा सा टफ पेपर आया था इस बार पिछले साल की अपेक्षा। तो क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए थे इस टाइप के कि नेगेटिव, मतलब ये पूछा था कि ऐसा क्या नहीं है, ये नहीं पूछा था कि क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ऐसा पूछा था कि ऐसा क्या नहीं है। अब आप वो ऑप्शन तभी लगा पाओगे क्या नहीं है कि जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज होगी। तो थोड़ा सा टफ बना दिया था, बट डोंट वरी, मैं इतना सफिशिएंट कोर्स इतना अच्छा लेके चल रही हूँ कि पीजीसीआईएल हो या फिर एसएससी जेई हो या फिर यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हो या फिर अभी आने वाला डीएफसीसीआईएल का एग्ज़ाम हो। डीएफसीसीआईएल के एग्ज़ाम को हमें खाली नहीं जाने देना है, सिलेक्शन लेना है हर हाल में, इसी डीएफसीसीआईएल में और यूपीपीसीएल में। और इस पीजीसीआईएल का आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट जब एग्ज़ाम हो इसका, तब आप इसका एग्ज़ाम दो तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने अच्छे से स्टडी की है और आपका सिलेक्शन हो, आपकी मेहनत रंग लाए। इसलिए आप फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि इसकी फ़ीस है 300 रुपये फ़ीस है, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने आपको पीछे मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ की कुछ थोड़े से नोट पॉइंट लिखवाने थे कि वो कहाँ पर वैलिड होता है, किस एलिमेंट में किस एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, किस एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। तो वो नोट पॉइंट लिखवाने से पहले मुझे आपको एलिमेंट्स के बारे में बताना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको पहले एलिमेंट्स के बारे में बताया है। एलिमेंट्स के बारे में आपको क्या बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट्स 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, नंबर 2 यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट, नंबर 3 लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, नंबर 4 लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। तो देखिए, हमें एक एक करके सारी हेडिंग पढ़नी है, उनकी प्रॉपर्टी को जानना है और किस तरह से वो ग्राफ में है और किस तरह से एग्जाम्पल में है, दोनों ही याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से, पूछता है कि एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, 4 ऑप्शन देता है, जिसमें 4 ऑप्शन में यही एग्जाम्पल में कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और कंबाइंड कर देगा। मान लिया कि एक्टिव का एलिमेंट पूछेगा और उसमें पैसिव का भी रख देगा और एग्जाम्पल, और उसमें लम्प्ड का भी दे देगा और उसमें यूनिलैटरल का भी दे देगा। तो आपको वहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव चूज करके लगाना है। आपको सही ऑब्जेक्टिव तभी लगा पाएंगे आप जब आपको इन एलिमेंट्स के बारे में सारे एग्जाम्पल पता होंगे, उनकी प्रॉपर्टी पता होंगी, कैसे ये एलिमेंट्स कैसे वर्क करता है ये पता होंगी। तो आपको यही सब बताने के लिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लिया है। देखिए, एक्टिव एलिमेंट्स, पहले मैं आपको एक्टिव एलिमेंट बता रही हूँ क्या है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, देखिए, एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट आर
दोज एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर, जो क्या होते हैं, हैविंग इट सेल्फ एनर्जी, अदरवाइज इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी हैविंग। क्या होता है कि यहाँ से हैविंग इसको हटाइए, क्या होता है कि देखिए कि एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास इट सेल्फ स्वयं की कोई एनर्जी हो, अदरवाइज इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी रखते हों। इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का मतलब अपनी आंतरिक एम्प्लीफाई करने की जो एनर्जी है, मतलब सिग्नल को मॉड्यूल करने की एनर्जी जो है वो होना चाहिए एलिमेंट्स के पास, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में आपके लिए लिखा है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बीजेटी, एफईटी, थर्मोकपल, फोटोवोल्टिक सेल एंड मॉसफेट एंड एससीआर। ओके, अब देखिए क्या है वोल्टेज सोर्स, क्या है वोल्टेज सोर्स, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। इसको हमने एक्टिव एलिमेंट क्यों माना है, क्योंकि इसके पास एक इट सेल्फ एनर्जी है, स्वयं की एक एनर्जी है, तभी तो ये सर्किट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब देखिए करंट सोर्स भी क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ना सर्किट को। सोर्स क्या होगा, एनर्जी देगा या फिर लेगा, दोनों ही काम करता है, या तो एनर्जी कंजप्शन करेगा या फिर डिलीवर्ड करेगा। तो आगे जब सोर्स टाइप पढ़ाऊंगी तब वहाँ पर सोर्स टाइप भी आपको कंफर्म हो जाएंगे। सोर्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि पावर डिलीवर्ड सोर्स होते हैं, कुछ आइडियल सोर्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। तो ये सारे सोर्स भी होते हैं, तो सारे सोर्स एक वीडियो में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर चलते हैं। फिलहाल क्या है कि देखिए वोल्टेज सोर्स एनर्जी को क्या कर रहा है, यानी कि सप्लाई को दे रहा है, यानी इसके पास कुछ इट सेल्फ एनर्जी है, इट सेल्फ इसके पास कुछ हैव ए एनर्जी, तभी तो ये सर्किट के लिए प्रोवाइड करा रहा है एनर्जी। अब करंट सोर्स के पास भी कुछ सब एनर्जी होगी, तभी तो वो सर्किट को देगा एनर्जी। अब देखिए बीजेटी, एफईटी, बीजेटी और एफईटी और ये सारे क्या हैं, ये एक जंक्शन की तरह वर्क करते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इनमें भी एक लेयर कंजप्शन होती है, पी और एन टाइप की लेयर जो बनती है, वो क्या करती है, एक तरह का हमारा ये सोर्स का काम करने लगती है, मतलब एनर्जी लेवल बना देती है, जिससे क्या होता है, या तो एनर्जी को वो कंजप्शन करती है या फिर डिलीवर्ड करती है। तो हमें इसीलिए बीजेटी और एफईटी को भी क्या रखा है, एक्टिव एलिमेंट्स में रखा है। थर्मोकपल का प्रिंसिपल जो है वो भी बीजेटी के ही प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए थर्मोकपल के लिए भी एक्टिव एलिमेंट में रखा है। फोटोवोल्टिक सेल भी हमारा क्या है, फोटोवोल्टिक सेल भी हमारा बीजेटी के और एफईटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसीलिए इसको भी एक्टिव एलिमेंट में रखा है। ठीक है, अब देखिए एससीआर तो एक टाइप का डायोड ही मतलब माना गया है, एक टाइप का डायोड के जैसे ही वर्क करता है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, एससीआर क्या है, एक वोल्टेज सोर्स के जैसे वर्क करने लगता है, तो इसको भी हमारा एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए एज ए ग्राफ आप कैसे समझेंगे, आप जब ग्राफ बनाएंगे बी और आई के बीच में, ये हमारा बी है और ये हमारा आई है, ये हमारा बी है, ये हमारा आई है। ओके, बी एंड आई। ओके, तो देखिए आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे मैथ्स में, ट्रिकोनोमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ हमारे। क्या होता है कि देखिए ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, 10 + 10 का उल्टा पॉजिटिव होता है। ओके, इसमें कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव होता है। ओके, ये समझाने के लिए बता रही हूं, इसमें साइन
और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे ये 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। ओके, तो देखिए इस तरह से हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें हमने आपको अच्छे से ये समझा दिया। अब देखिए हम आते हैं अपने इस ग्राफ पे। आपने ये ग्राफ बनाया है, आपने ये ग्राफ बनाया बी एंड आई के बीच। तो देखिए एक्टिव एलिमेंट हमारा कब होगा, जब आपका ग्राफ जितना कि मतलब लीनियर जितना कि हमारा पॉजिटिव में बना हो उतना ही निगेटिव में बना हो, यानी कि वो हमारा एक्टिव होगा। जितना पॉजिटिव में हो और निगेटिव में, मतलब कि आपको इतना याद रखना है यदि किसी भी कोऑर्डिनेट में माइनस वाले कोऑर्डिनेट में ग्राफ आ जाता है, माइनस वाले कोऑर्डिनेट में ग्राफ आ जाता है तो वो हमारा एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में ग्राफ आ जाता है। ओके, दैट्स फाइनल। इतना बस आपको एक लाइन याद रखना है। अगर हमारा ग्राफ माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है, कोई भी वैल्यू या v की आ जाए या फिर i की आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट्स होगा, एक्टिव एलिमेंट्स होगा। ओके, तो देखिए इसी तरह से ये क्या है हमारा, देखिए ये देखिए हमारा नेगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव वाले में है और ये निगेटिव और पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेट्स में है। तो ये दोनों ही क्या है, जितना पॉजिटिव है जितना निगेटिव है, जितना i पॉजिटिव है उतना b पॉजिटिव है, b निगेटिव है। तो जितना b और i का जो रेशियो है पॉजिटिव और निगेटिव है, उतना ही b और i का रेशियो निगेटिव और पॉजिटिव इस वाले कोऑर्डिनेट में है। तो यानी कि b y i का रेशियो दोनों में सेम है, इसीलिए क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब देखिए लीनियर जब समझाऊंगी तब इसी में लीनियर समझ जाएंगे आप। लीनियर क्यों है, लीनियर इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और प्लस क्या है, ओरिजिन से भी गया है। इस लीनियर के लिए प्रॉपर्टी होती है कि एक स्ट्रेट ग्राफ होना चाहिए, प्लस ओरिजिन से पास करना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, y बराबर mx होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए कि y की पावर जो होगी वही i की पावर होगी। ओके, जो y की पावर होगी वही b की पावर होगी, वही i की पावर होगी। तो ये हमारा क्या होता है, लीनियर के लिए होता है। अब बाइलेटरल के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी, बाइलेटरल के लिए प्रॉपर्टी होती है कि मतलब जितना पॉजिटिव हो उतना ही निगेटिव हो, सेम वही होती है। मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन में जो एनर्जी को प्रोवाइड कराए वही होता है बाइलेटरल। अभी मैं अच्छे से लिखाऊंगी तब और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्टिव समझना है आपको। ऐसे ही देखिए ये हमारा जो ग्राफ बना है, ये हमारा जो ग्राफ बना है, ये देखिए क्या है कि जितना पॉजिटिव b है उतना ही पॉजिटिव क्या है, i है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक्टिव हो गया। अब देखिए इसमें देखिए दोनों में आप लगा के देखें तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको क्या है। देखिए जितना b नेगेटिव है उतना ही i क्या है, पॉजिटिव है। ओके, जितना b नेगेटिव है उतना ही i पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाएगा। अब इसको देखिए जितना कि हमारा b पॉजिटिव है उतना ही क्या है, i पॉजिटिव है। इसी तरह से जितना कि हमारा b निगेटिव है उतना ही i पॉजिटिव है, यानी कि ये भी हमारा एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए आपके एक्टिव एलिमेंट्स आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। जब आपको एक्टिव एलिमेंट्स समझ में आ गया तो हम चलते हैं इसी का पैसिव एलिमेंट्स। अब देखिए पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट को यहीं पे लिख लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। देखिए लिखिए आप पैसिव
एलिमेंट्स। नंबर 1 में ही है पैसिव एलिमेंट। तो देखिए पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which are not having its self energy otherwise internal amplification property। ओके, क्या है कि जिनके पास इट सेल्फ एनर्जी नहीं होती है, या जिनके पास क्या होता है, जिनके पास इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से ओवरव्यू, लिसन टू मी। देखिए पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट, जिनके पास विच आर नॉट हैविंग, जिनके पास नहीं है, क्या नहीं है, इट्स सेल्फ एनर्जी, जिनके पास स्वयं की कोई एनर्जी नहीं है, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी भी नहीं है। समझ में आया? जिनके पास स्वयं की कोई इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर जिनके पास स्वयं की कोई इटसेल्फ एनर्जी नहीं है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। पैसिव एलिमेंट्स का एग्जांपल लिखेंगे आप, R, L, C, ट्रांसफार्मर, डायोड। ओके, क्या लिखेंगे, R, L, C, ट्रांसफार्मर, डायोड। और एक पूछता है एग्जाम में, और एक पूछता है, क्या पूछता है, रियोस्टेट। ओके, ये एग्जाम्पल रियोस्टेट वाला बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बनाइए, ये आता है बहुत ज़्यादा। और क्या पूछता है, ट्रांसफार्मर। RLC तो सबको पता रहता है कॉमन, तो इसलिए थोड़ा मतलब पूछता है, RLC भी थोड़ा रेयर केस में पूछता है। तो देखिए आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, पैसिव एलिमेंट में इनके पास कोई स्वयं की एनर्जी नहीं है, ये सर्किट से एनर्जी को लेते हैं ना कि देते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या हैं, पैसिव एलिमेंट्स है। रजिस्टर है, अगर आपने किसी सर्किट में, ये मान लिया मैंने सर्किट बना दिया, इसमें R, L भी लगा दिया और C भी लगा दिया। ओके, R, L एंड C तीनों ही आपने सर्किट में कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पैसिव कहलाएगा। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा। अब ये पैसिव एलिमेंट्स तो कहलाएगा जब हमने RLC लगा दिया है। अब इसी में मान लीजिए आप डायोड को भी कनेक्ट कर दें, मान लिया आपने डायोड को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो R, L, C एंड D, आपने डायोड को भी कनेक्ट कर दिया है। तब क्या होता है, देखिए जब आप डायोड को भी कनेक्ट कर देते हैं, जब आप डायोड को भी कनेक्ट कर देते हैं, तब भी ये क्या रहेगा, पैसिव एलिमेंट रहेगा, पैसिव रहेगा। बट क्या होगा, ये नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा। अभी ये क्या है, लीनियर है, बट ये यहाँ पर नॉन लीनियर हो जाएगा क्योंकि ये डायोड लग जाता है। और डायोड की प्रॉपर्टी क्या है, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है डायोड, तो इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा, नॉन लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। ये हो जाता है पैसिव, नॉन लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखने लगता है ये सर्किट। और ये क्या है हमारा, पैसिव लीनियर यूनिलैटरल। ओके, पैसिव लीनियर यूनिलैटरल, ये है पैसिव। नॉन लीनियर
पैसिव, नॉन लीनियर एंड बाइलेटरल। ओके, ये आपको 2 सर्किट याद रखने हैं। उसमें क्या पूछता है, ये वाला सर्किट ज़्यादा पूछ लेता है, फिर ऑप्शन में दे देता है ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, या फिर और 1-2 और जोड़ के दे देगा। उसमें आपको ये बहुत ही केयरफुली याद रखना है कि अगर RLC के साथ डायोड लगा देंगे तो पैसिव तो रहेगा बट वो नॉन लीनियर बन जाएगा, ना कि वो लीनियर रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, बाइलेटरल हो जाएगा, यूनिलैटरल नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए इतना आपको मैंने बता दिया है पैसिव एलिमेंट्स तक। आप देखिए पैसिव एलिमेंट्स को थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ के माध्यम से कैसे बनाएंगे देख लीजिए, बना लीजिए, थोड़ा ग्राफ बना लीजिए इसका। देखिए ये हमारा पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट है क्यों है, देखिए ये हमारा B है, ये हमारा I है। तो देखिए जैसे जैसे क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा, यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा, लेकिन करंट कहाँ तक बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया। मान लिया यहाँ पर 2 है, कोई वैल्यू यहाँ पर 5 है, यानी कि 2 वोल्ट पर 5 एम्पियर की करंट फाइंड हो गई, यानी कि दोनों का रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ हमारा टाइम जितना कि वोल्टेज बढ़ा है उतना ही करंट नहीं बढ़ी है, उससे ज़्यादा करंट फाइंड हुई है। तो इसी तरह से रिवर्स वाइस में क्या हुआ है, जितना कि करंट बढ़ा है ज़्यादा, उतना वोल्टेज हमें बढ़ा हुआ फाइंड नहीं हुआ है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या हो गया, हमारा पैसिव एलिमेंट हो गया। ये हमारा पैसिव एलिमेंट हो गया। पैसिव के साथ साथ ये क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट भी है। यहाँ पर लिखेंगे पैसिव, नॉन लीनियर, पैसिव, नॉन लीनियर एंड बाइलेटरल। ये तीनों प्रॉपर्टी, ये जो हमारा ग्राफ है वो तीनों प्रॉपर्टी रखता है। कौन कौन सी, पैसिव, नॉन लीनियर, बाइलेटरल। पैसिव तो समझ में आया, मैंने समझा दिया। नॉन लीनियर की मैंने अभी लीनियरिटी की क्या पहचान बताई थी कि ओरिजिन से जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसका स्लोप हमें y बराबर mx फाइंड होना चाहिए, c इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो स्लोप c इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो ये हमारा ये लीनियर की कैटेगरी की पहचान होती है। लेकिन इसमें से ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, स्ट्रेट भी नहीं है, ओरिजिन से तो गया है बट स्ट्रेट नहीं है। सारी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए तभी हमारा लीनियर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर इसीलिए नॉन लीनियर हो गया। बाइलेटरल क्यों हुआ, बाइलेटरल इसलिए हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल में भी गया है और नेगेटिव साइकिल में भी गया है ग्राफ। तो इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों का ग्राफ बना हुआ है, इसीलिए ये बाइलेटरल है। यूनिलैटरल कब होता है, या तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो या फिर वो नेगेटिव हाफ साइकिल में हो। दोनों में से कोई एक हाफ साइकिल में अगर आपका ग्राफ बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिलैटरल कहलाता है। यूनिलैटरल की और भी पहचान होती हैं, जब डेफिनेशन लिखवाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स फाइनल। आपको पैसिव एलिमेंट भी समझा दिया। ये पैसिव एलिमेंट का ग्राफ बना हुआ है, इसके नीचे ही आप बना लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी तो ऊपर बना दिया है, बट आप इसके नीचे ही बनाएंगे, यहीं पे सामने पैसिव एलिमेंट के सामने ही बनाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इतना समझा दिया है। अब अगर यहाँ तक कोई आपका डाउट रहे, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और आप मुझे ज़रूर बताइए। एक ग्राफ और मेरे माइंड में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको भी बना दे रही हूँ। क्या होता है, देखिए ये ग्राफ होता है, ये देखिए ये B है, ये I है। ओके, देखिए ये B है और ये I है। अब ये ग्राफ भी पूछ लेता है कभी कभी, उसमें दे देता है ऑप्शन में, ये वाला ग्राफ ही दे देता है। तो ये वाला ग्राफ दिया था एग्जाम में, 2019 में आया था ये
यूपीपीसीएल में, तो इसीलिए मैंने आप यहाँ इसको मैंने कॉपी में अपने लिख के रखा था, तभी मैंने आपको सोचा ये भी बता दिया जाए। तो देखिए क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन तो है, लीनियर तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पर ग्राफ क्या हुआ है, थोड़ा और बड़ा हो गया है बी के सापेक्ष, तो ये लीनियर नहीं है। लीनियर की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, यानी नॉन लीनियर हो गया। अब देखिए पैसिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि बी और आई का रेशियो सेम नहीं है। जैसा हमारा ग्राफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में बना है, वैसा ही निगेटिव हाफ साइकिल में अगर बना होता, सेम ऐसा ही यहाँ पर भी ऐसे होता, तो ये हमारा क्या हो जाता, एक्टिव एलिमेंट हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पॉजिटिव में हमारा क्या हुआ है, बी की वैल्यू यहाँ तक फाइंड हुई है, बट आई की वैल्यू हमें यहीं तक फाइंड हुई, बी का मान आई से ज़्यादा फाइंड हुआ है, इसीलिए क्या हो गया है, ये पैसिव एलिमेंट हो गया है। यानी कि बी अपॉन आई का रेशियो सेम नहीं है। दैट मीन्स ये इट इज़ ए पैसिव एलिमेंट। इस ग्राफ में पैसिव एलिमेंट फाइंड हो गया, नॉन लीनियर भी बता दिया, फाइंड हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है, नॉन लीनियर है, पैसिव एलिमेंट है, एंड क्या है, यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल क्यों है, क्योंकि क्या है, बी बाई आई का रेशियो जो है वो पॉजिटिव फाइंड हुआ है। क्योंकि देखिए ये भी हमारा ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो बी बाई आई का रेशियो हमें सेम मिलेगा। यहाँ पे यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ इतना बढ़ गया है, लेकिन क्या हुआ है कि ये दोनों ही यूनिलैटरल, दोनों ही कंडीशन में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, इसीलिए हमारा क्या है, यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल क्यों है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर हमारा डिफरेंट बना हुआ है। अगर सेम स्ट्रेट लाइन होती तो हमारा क्या होता, बाईलैटरल होता, तो हमारा बाईलैटरल होता, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही साइकिल में बी बाई आई का रेशियो फाइंड हुआ है। बट यहाँ पे यूनिलैटरल क्यों हो गया, क्योंकि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में बी बाई आई का रेशियो कुछ और फाइंड हुआ है, और निगेटिव हाफ साइकिल में बी बाई आई का रेशियो कुछ और फाइंड हुआ है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, लिखेंगे इसको पैसिव यूनिलैटरल नॉन लीनियर। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टी ये वाला हमारा फिगर रखता है। ओके, आपको कोई भी इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी पूछ लेगा, वो या तो ये ग्राफ बना देगा, पूछेगा कि ये यूनिलैटरल है कि बाईलैटरल है, आपको यूनिलैटरल लगाना है। या तो ये ग्राफ बना देगा, फिर पूछेगा लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आपको नॉन लीनियर लगाना है। क्यों लगाना है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डिफरेंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में डिफरेंट ग्राफ फाइंड हुआ है। अब देखिए पैसिव है या एक्टिव है, तो पैसिव और एक्टिव की मैंने आपको बता ही दिया कि बी बाई आई का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए और प्लस बी बाई आई का रेशियो सेम मिलना चाहिए, जितना पॉजिटिव मिले उतना ही निगेटिव मिलना चाहिए, तो हमारा पैसिव एलिमेंट होता है। तो मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट बहुत अच्छे से समझाया है, जितना मुझे आता था मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसलिए आप अगर फिर भी अगर आपके इस सेशन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट दूर करूँगी। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम 1 महीने बाद होने वाला है, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। यूपीपीसीएल में बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल को कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। और मुझे आपसे कहना था कि आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को आप ऑल पे सेलेक्ट करके कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए। ओके, तो नमस्कार, ऑल द बेस्ट।